नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर काफ़ी दिनों बाद आप सबका स्वागत है परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में। आज हम वही टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमने लास्ट कंटिन्यू कर रहा था, जहाँ लास्ट उसको छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। सो पार्लियामेंट हम कर रहे हैं और पार्लियामेंट को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने राज्यसभा लोकसभा का कंपोजिशन, उनकी टर्म, इस बारे में थोड़ी जानकारी ले ली थी। अब हम इसके और पहलू आगे बढ़ाएंगे, राज्यसभा और लोकसभा के, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, इनकी डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ड्यूरेशन क्या रहता है, ये सब बारे में अब हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे आज की क्लास में। अच्छा, जो गैप आ गया है आपका, उसको भरने के लिए हमने पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चालू कर दी है, जिसको सागर सर ले रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो ज़रूर बने टेस्ट सीरीज़ के साथ। पॉलिटी लक्ष्मीकांत के बेस पे हम फर्स्ट चैप्टर से लेके टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। तो अगर क्लासेस आपको चाहिए तो क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म पे, प्लेलिस्ट पे मेरे द्वारा पढ़ाई गई, और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस के लिए अब आपकी टेस्ट सीरीज़ भी चालू हो गई है, जिससे आपकी प्रिपरेशन साउंड हो जाए। सो इट इज़ ऑल गुड फॉर यू। अगर मैं नहीं भी ले पा रहा हूँ तो वो क्लासेस आगे कंटिन्यू करेंगे, वो आपको टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में आगे बढ़ाते रहेंगे। तो दोनों तालमेल बैठे रहेंगे, पढ़ते आप मेरे साथ रहोगे और आप उनके साथ टेस्ट सॉल्व करते रहोगे। क्लियर? चलिए, तो आज का टॉपिक अगर हम करते हैं, सो दैट इज़ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एससीज। ये एक टॉपिक छोटा सा रह गया था, तो उसको अपन क्लियर कर लेते हैं। बाकी फिर उसके बाद अपन ड्यूरेशन एंड फर्दर डिटेल्स हम पढ़ेंगे। सो रिजर्वेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। हालांकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे पार्लियामेंट में कोई भी रिजर्वेशन नहीं दे रखा, किसी भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रखा, लेकिन एससी एसटी हमारा एक ऐसा वर्ग है जिसको हमने रिजर्वेशन दिया है इन पार्लियामेंट ऑल्सो। मतलब लोकसभा की सीट्स में आपको रिजर्वेशन मिलेगा एससी एसटी का भी। सो सम सीट्स आर रिजर्व्ड स्पेसिफिकली फॉर एससीज एंड एसटीज। क्लियर है? ठीक है। सो नो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अपार्ट फ्रॉम दिस, लेकिन एससी एसटीज को हमने रिप्रेजेंटेशन दे रखा है हमारी लोकसभा सीट में भी, ऑन दी बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशोस। क्योंकि हमारा देश एक तृप्त देश था, एक शोषित देश था, जहाँ पे हमारे कास्ट सिस्टम भी बहुत फॉलो होता था। तो हमारे एससी एसटी जो वर्ग है उसको हमने बहुत ज़्यादा शोषित किया है, ऐसा हमारा मानना है, और एक्चुअल में हुआ भी था हमारे देश में। जब तक राजा रजवाड़े, अंग्रेज, मुगल सब जो भी आए, उन्होंने जो लोअर कास्ट के लोगों थे उनका उत्पीड़न किया। तो उस शोषण को कंपनसेट करने के लिए हमने हमेशा क्या रखा है, एससी एसटी को बेनिफिट देने की काम किया है। ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है, और इस वर्ग को उठाया जाए इसके लिए इनके लिए बहुत स्पेशल रिजर्वेशंस भी दी गई हैं। आप गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर लें या पॉलिटिकल सिस्टम में बात कर लें। तो सिमिलरली हुआ क्या, एससी एसटी को हमने रिजर्वेशन दिया हमारी लोकसभा में ऑन दी बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशोस। अब इसका किस अनुसार आप इनको रिप्रेजेंटेशन देंगे या इनके लिए सीट्स रिजर्व करेंगे, तो इसका एक बहुत सीधा सा तरीका है पॉपुलेशन रेशो। तो अगर एक स्टेट की पॉपुलेशन है 10 करोड़ और उसमें से 1 करोड़ लोग एससी एसटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, एससी एसटी को बिलोंग करते हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंटेशन हो गया, 10%, यानी 10% रेशो, या 10:100 या 1:10 का रेशो हो गया। 1 करोड़ अपॉन 10 करोड़ यानी कि 1:10 का रेशो हो गया। मतलब हर 10 लोगों में से एक एससी एसटी है। क्लियर है? तो इसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम हमारी आगे की गणित करेंगे। हम हमारे लोकसभा में जो सीट है, तो सपोज करो अगर एक स्टेट है उसमें लोकसभा की सीट्स हैं टोटल 10, सपोज, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट फिगर है, मैं आपको इमेजिन कर, तो 10 अगर सीट्स हैं, तो रेशो अगर 1:10 का है पॉपुलेशन का, तो इसी रेशो में उनको सीट भी अलॉट होंगी। तो एससी एसटी के लिए क्या होगा, एक सीट रिजर्व कर दी जाएगी, कहां पे, लोकसभा में कर दी जाएगी, ऑन दी बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी। क्लियर है बात? सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा माथाफोड़ी है नहीं। आगे बढ़ते हैं। सीट तो हमने रिजर्व करी है, लेकिन इनके लिए कोई ऐसा सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है कि इनका इलेक्शन कोई अलग तरीके से कराया जाएगा। जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उसी में इसको इलेक्शन कराया जाएगा, कोई सेपरेट इलेक्शंस नहीं होंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा कि एससी एसटी के कैंडिडेट है तो एससी एसटी ही वोट करेंगे। वोट पूरी जनरल कैंडिडेट ही करेंगे, बस एससी एसटी की कुछ सीट्स रिजर्व्ड है, बाकी पूरी आम जनता ही इनके लिए वोटिंग करेगी, इलेक्शन प्रोसेस कैरी ऑन करेंगे। क्लियर है? और एक और चीज है, एससी एसटी इज नॉट बार्ड फ्रॉम फाइटिंग फ्रॉम जनरल सीट। तो क्या मतलब हो गया इसका, कि अगर जनरल सीट है तो उस पे भी एससी एसटी लड़ सकते हैं, और जो रिजर्व सीट्स हैं उनके लिए वो तो एससी एसटी ही लड़ेंगे, उन पे जनरल कैंडिडेट जाके नहीं लड़ सकता। तो इसको अगर समझेंगे, तो जैसे मैंने आपको बोला 10 में से 1 सीट रिजर्व कर दी हमने एससी एसटी के लिए, 10 में से 1 सीट हमने रिजर्व कर दी एससी एसटी के लिए ऑन दी बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशोस। पॉपुलेशन रेशो के बेस पे हमने 1 सीट 10 में से
SC ST के लिए रख दी। लेकिन इन बची हुई 9 सीट में भी SC ST कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं। इन बची हुई 9 सीटों पे भी SC ST लोग फाइट कर सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं है, किसी तरीके की कोई बार नहीं लगा रखा इस पे। क्लियर है? तो SC ST कैन फाइट फ्रॉम दी जनरल सीट ऑल्सो, ऑन दी जनरल सीट ऑल्सो, ये बात ध्यान रखें। लेकिन ये जो एक सीट इनके लिए रिजर्व है, इस पे कोई जनरल कैंडिडेट फाइट नहीं कर सकता। ये स्पेसिफिकली SC ST की सीट है और इस पे चुनाव में जो खड़ा होगा वो SC ST कम्युनिटी का ही होना चाहिए, ना कि किसी जनरल कैटेगरी का होना चाहिए। क्लियर है बात? ये बात समझ में आती है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो आपको याद हो, जब हम रीएडजस्टमेंट ऑफ सेंसस की बात कर रहे थे कि हमारी जो जनगणना है उसके बेस पे हमारे लोकसभा में सीट डिटरमाइन होती हैं, और ऐसा होता आ रहा था अंटिल अनलेस 1976 तक ऐसे ही रीएडजस्टमेंट हुआ था। जैसे जैसे पॉपुलेशन होगी उस बेसिस पे हम लोकसभा की सीट्स अलॉट करेंगे, और किस तरीके से करते हैं पुराना लेक्चर जाके देख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को अभी हम आगे नहीं छेड़ते, बस इतना सा है कि पॉपुलेशन के बेसिस पे हम लोकसभा की सीट डिसाइड करते थे। कब तक? 1976 तक। इसके बाद हमने क्या करा, हमने फिक्स कर दिया कि 1971 सेंसस पे ही हम जनगणना के हिसाब से काम करेंगे। जो 1971 का सेंसस है उसी बेस पे लोकसभा की सीट अलॉट कर दी जाएंगी, और वो ही कंटिन्यू होंगी फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, यानी 1976 से 2001 फॉर 25 ईयर्स। और इसलिए हमारी सीटें कितनी डिसाइड हुई थी? 545 लोकसभा सीट्स डिसाइड हुई थी। क्लियर है बात? सो 1976 में हमने डिसाइड किया था 25 साल के लिए। फिर 2001 में हमने इस प्रोविजन को और आगे बढ़ा दिया। कब तक? 2026 तक, जो कि अब आने वाला है नेक्स्ट वाले में। ठीक है ना? तो 2026 तक क्या है, हमने यही रखा कि 1971 के जो सेंसस है, पॉपुलेशन है पूरे देश की, उसी के बेस पे लोकसभा का सीट का अलॉटमेंट होगा। उसी बेसिस पे हर स्टेट को लोकसभा की सीट्स अलॉट की जाएंगी। क्लियर है बात? यहां तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिस्ट्रीब्यूशन, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करना, एक स्टेट की सीट फिक्स थी, तो अगर किसी स्टेट को 40 सीट है तो स्टेट की सीट 40 फिक्स रहेगी। लेकिन अंदर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन वो अपने अनुसार कर सकते हैं, और उसे करना था किसके बेसिस पे? 1991 के सेंसस में यह डिसाइड हुआ था बाय 84th अमेंडमेंट 2001। बात आती है समझ में? एक बार वापस इसको देख लेते हैं। वैसे तो मेरे को पढ़ाना नहीं था, पढ़ चुके हैं, पर फिर भी पढ़ लेते हैं। हमारे को इलेक्शन में लोकसभा में कितनी सीट्स होंगी ये डिसाइड होता है हमारे सेंसस, लेटेस्ट सेंसस जो निकला होता है उसके बेसिस पे। तो 1976 तक हम हर सेंसस को फॉलो कर रहे थे, लेकिन 1976 के बाद हमने क्या बोला कि ये थोड़ी सी माथाफोड़ी का काम है, तो इसको हम फिक्स कर लेते हैं 1971 सेंसस, क्योंकि लेटेस्ट सेंसस तब क्या था? 1971 ही था ना। 76 में 81 का सेंसस तो आया नहीं होगा, तो 71 वाला ही सेंसस होगा। और मैं आशा करता हूँ आपको ये पता है कि सेंसस हर 10-10 साल के गैप में आता है। तो 1971 सेंसस को हमने फिक्स कर दिया फॉर दी नेक्स्ट 25 ईयर्स। दैट मीन्स 2001 तक हम 1971 की पॉपुलेशन के हिसाब से काम करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमारी लोकसभा की सीट्स कितनी है? 545, 545। क्लियर है बात? फिर आगे जब हम बढ़े तो 2001 में अमेंडमेंट आया, 84th अमेंडमेंट 2001, जिसने हमें परमिशन दे दी कि हम इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंसी, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो एक स्टेट की है उसको रीएडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन लोकसभा की सीट कितनी रहेगी? 545, और हर स्टेट को जो सीट मिली है वो भी वही की वही रहेगी। क्लियर है? तो टोटल लोकसभा में तो यही सीट्स रहेंगी, मतलब हर स्टेट की सीट सेम रहेंगी, लेकिन अंदर जो आपका टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप चेंज कर सकते हैं। आप 545 सीट्स रहेंगी, और अंदर आप क्या करेंगे? आप टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेट की सीट्स फिक्स रहेंगी। ये कब तक के लिए हो गया? ये आगे कंटिन्यू कर दिया इन्होंने, फिर अगले 25 साल यानी कि 2026 तक। लेकिन क्या परमिशन मिली इसमें? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को आप रीएडजस्ट कर सकते हो। और इसी तरीके से SC/ST सीट का अलॉटमेंट भी चेंज कर दिया गया, परमिशन दे दी गई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अंदर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चेंज करोगे तो SC/ST की पॉपुलेशन भी ऑटोमेटिकली चेंज होगी, और उसके अनुसार हमें SC/ST को रिजर्वेशन देना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो सकती है।
जो प्रोविजन वही था वही है यहाँ पे। 84th अमेंडमेंट के तहत कहा गया 1991 के सेंसस पे आप इसे ले लीजिए, आप क्या कर लीजिए 1991 सेंसस पे ले लीजिए। देन 87th अमेंडमेंट आया 2003, तो उसमें बोला कि आप 2001 सेंसस पे इसको कर दो, क्योंकि लेटेस्ट सेंसस अब क्या आ चुका है 2001 सेंसस आ चुका है। तो इसके बेस पे आप क्या करें, SC ST की सीट्स रीएडजस्ट कर लें। तो रीएडजस्टमेंट क्या हुआ, जो लोकसभा का फुल सीट्स है वो वही रहेंगी, स्टेट की सीट्स वही रहेंगी, लेकिन स्टेट के अंदर जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनमें रीएडजस्टमेंट हो सकता है, और साथ ही साथ हो सकता है तो ऑटोमेटिकली SC ST का रीएडजस्टमेंट भी होगा ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट सेंसस। क्लियर है? तो अब किस पे चल रहा है, 2001 के सेंसस पे चल रहा है। क्लियर है बात, ये और आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप लास्ट लेक्चर देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब आते हैं अपन ड्यूरेशन पे। सो ड्यूरेशन की अगर बात करते हैं तो ड्यूरेशन में हम पहले ले लेते हैं राज्यसभा। राज्यसभा की अगर ड्यूरेशन की बात करें तो राज्यसभा ऐसा हाउस है जो कभी डिसॉल्व नहीं होता, ये परमानेंट हाउस है, कंटिन्यू रहता है, इसका कभी भी डिसोल्यूशन नहीं होता जैसे कि लोकसभा का होता है, लेकिन राज्यसभा का कभी डिसोल्यूशन नहीं होता, ये हमेशा परमानेंट हाउस है, इट गोज ऑन। क्लियर है? इसलिए इसको परमानेंट हाउस भी बोला जाता है। लेकिन राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर है, राज्यसभा का हाउस का टेन्योर नहीं है, राज्यसभा हमेशा चलता रहेगा निरंतर, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर है वो हर 6 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, वो हर 6 साल बाद उनको रिटायर होना होता है। तो उनका टर्म कितना है, 6 ईयर टर्म। तो ये क्वेश्चन है कि राज्यसभा कब डिसॉल्व होती है, या राज्यसभा का क्या टर्म है, नो टर्म, इनफाइनाइट टर्म। लेकिन राज्यसभा के मेंबर का क्या टर्म है, तो 6 साल का टर्म है राज्यसभा के मेंबर का। क्लियर है? और एक और इसमें यह है, अच्छा ये टर्म किसने डिसाइड करा, ऐसा कोई भी टर्म हमारे शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें नहीं डाला था कि राज्यसभा का 6 साल का टेन्योर रहेगा। ये दायित्व किस पे छोड़ दिया था, ये काम हमने छोड़ दिया था हमारी पार्लियामेंट के ऊपर। और पार्लियामेंट ने 1951 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के थ्रू ये डिसाइड किया कि एक मेंबर का टर्म कितना होना चाहिए, एक मेंबर का टर्म होना चाहिए 6 साल। ये पॉइंट इन्होंने डिसाइड करा। साथ ही साथ एक और चीज इन्होंने बोली इंटरेस्टिंग, कि 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा शुड रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। 2 ईयर के एंड में 1/3 मेंबर हट जाएंगे। तो टू कीप दी कैलकुलेशन सिंपल, अगर हम लेते हैं कि राज्यसभा में 240 लोग हैं तो 1/3 यानी कि 80 लोग हर 2 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। अब आप बोलोगे सर अगर 80 हर 2 साल बाद रिटायर हो जाएंगे तो जब पहली लोकसभा बैठी थी उसमें रिटायरमेंट कैसे हुआ, क्योंकि टर्म ही पूरा नहीं हुआ होगा 6 साल का। कैसे? जैसे 1952 में जो हमारी पहली राज्यसभा बैठी, कब बैठी हमारी पहली राज्यसभा, 1952 में। क्लियर है? तो 1952 में जो हमारी पहली राज्यसभा बैठी तो हर 2 साल बाद मतलब 1954 में हमें 80 लोगों को रिटायर करना था। कैलकुलेशन इजी करने के लिए, एग्जैक्ट आपको फिगर पता है, मैं आपको सिर्फ इजी कैलकुलेशन के लिए 240 ले रहा हूँ। तो 1954 में 80 लोगों को रिटायर करना था, तो अगर 1952 से 1954 तो 2 ही साल हुए, और टर्म यहाँ पे हमने कितना डिसाइड किया, 6 साल, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो इसके लिए क्या किया गया था, इसके लिए प्रेसिडेंट को पावर दी गई थी इस एक्ट के द्वारा, 1951 के द्वारा, द प्रेसिडेंट टू कट डाउन द पीरियड या टू कर्टेल द पीरियड फॉर फर्स्ट राज्यसभा। फर्स्ट राज्यसभा जो बैठी थी उसमें जो उसके मेंबर हैं उनका टेन्योर काटा जा सकता है, ये पावर दी गई थी प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट ने क्या करा, प्रेसिडेंट ने इसको एक्ट करा इस पावर पे कि पहली राज्यसभा में लोगों को 6 साल का टर्म नहीं मिला, बल्कि हर 2 साल बाद 1/3 को हटा दिया गया, तो उनका पीरियड कर्टेल कर दिया गया। तो इन 80 लोगों का पीरियड क्या था, 2 साल का पीरियड था। फिर 1956 में और 80 लोग रिटायर हुए और इनका पीरियड कितना हुआ, 4 साल हुआ। क्लियर है? तो 2 लॉट ऐसे थे राज्यसभा के 80 लोगों के, या 1/3 मेंबर के, जो कि कर्टेल कर दिया गया, उनको 6 साल का टेन्योर नहीं मिला राज्यसभा में। क्लियर है बात? सो 80। अच्छा अब ये डिसाइड कैसे हुआ कि ये कौन से 80 लोग हैं, भैया 80 लोग किस तरीके से, अगर हम ऐसे कोई पर्टिकुलर पैटर्न रख देते तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता कि भैया अगर अपन ने अल्फाबेट वाइज कर दिया, ऐसा कर दिया, नहीं कर सकते थे। या कोई भी भाई इस कम्युनिटी के लोगों को रख दो, इस कम्युनिटी को हटा दो, इस रंग के लोगों को रख दो, इस रंग को रख दो, हटा दो, तो ये पॉसिबल नहीं था। फिर अगर कोई ऐसा करते, पैटर्न निकालते, तो क्या हो जाता, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता, और डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में अलाउड नहीं है। तो इसमें क्या किया था, इसमें लॉटरी सिस्टम लगाया था, लॉटरी आप निकालो और जिसकी नाम निकला वो बाहर जाओ, टाटा बाय बाय राज्यसभा से। क्लियर है बात?
इस तरीके से पहली राज्यसभा की गणित बैठी, 1952 में पहली राज्यसभा बैठी। 2 साल बाद लॉटरी में कुछ लोगों का नाम निकला, 1/3 लोगों का, और उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। क्लियर है बात? सिमिलरली फिर 2 साल बाद और 1/3 को लॉटरी में नाम निकला और उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। बाकी फिर कंटिन्यू आगे 6 साल 6 साल 6 साल चलता गया। क्लियर है बात? अच्छा, एक और बात कि जो भी इंसान रिटायर हो रहा है राज्यसभा से, उसको वापस री इलेक्ट या रीनॉमिनेट किया जा सकता है। रीनॉमिनेट जैसे 12 लोग करते हैं प्रेसिडेंट साहब, वो किसी को भी वापस रीनॉमिनेट कर सकते हैं। तो आज की तारीख में कोई भी अगर नॉमिनेटेड मेंबर है, वो वापस से रीनॉमिनेट होकर भी आ सकता है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म, हिज हर टर्म, वो वापस री इलेक्ट या रीनॉमिनेट होकर भी आ सकता है। सो दिस वॉज अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा। नाउ वी मूव टू लोकसभा। अब लोकसभा की अगर बात करते हैं तो लोकसभा का टेन्योर फिक्स कर रखा है 5 साल। वहां पे क्या था, राज्यसभा का इटसेल्फ कोई टेन्योर नहीं था, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर था 6 साल, और हर 2 साल बाद 1/3 लोग रिटायर हो जाते हैं। यहां पे क्या है, लोकसभा का कोई टेन्योर नहीं है, 5 साल के लिए लोकसभा का टर्म रख रखा है, ड्यूरेशन रख रखा है। हाउएवर प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व, ये पावर हमें प्रेसिडेंट के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा एनी टाइम बिफोर इट्स टर्म। 5 साल से पहले प्रेसिडेंट जब चाहे वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। जब चाहे से मतलब क्या है, जब उनको एडवाइस किया जाए बाय दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय दी प्राइम मिनिस्टर। किस तरीके से होता है, क्या प्रोसेस होता है, ये सब हम प्रेसिडेंट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो उसमें हम नहीं जाएंगे वापस। आपको क्या ध्यान रखना है, लोकसभा का टर्म कितना है, 5 साल का है, लेकिन प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो टर्म को पहले डिसॉल्व कर सकते हैं, लोकसभा को पहले डिसॉल्व कर सकते हैं। किसके कहने पे, प्राइम मिनिस्टर ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है बात? इसी तरह जब प्रेसिडेंट इसको क्या कर सकते हैं, पहले डिसॉल्व भी कर सकते हैं, तो इसको आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही केस में लोकसभा का टर्म को एक्सटेंड किया जा सकता है, वो है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। जब नेशनल इमरजेंसी हमारे यहाँ पे डिक्लेयर्ड हो, तब लोकसभा के टाइम को इंक्रीज किया जा सकता है, टर्म को इंक्रीज किया जा सकता है फॉर इनफाइनाइट लेंथ। फॉर इनफाइनाइट लेंथ, कितने भी समय के लिए आप बढ़ा सकते हो, जब तक नेशनल इमरजेंसी है तब तक आप अपनी लोकसभा की ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। बस एक प्रोवाइडेड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इट शुड बी इंक्रीज्ड ईयर बाय ईयर। एट अ टाइम आप कितना इंक्रीज करोगे, 1 साल के लिए। तो आज की तारीख में अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है और लोकसभा डिसॉल्व होने वाली है, तो मैं उसे कितने साल तक एक्सटेंड कर सकता हूं, 1 साल के लिए एक्सटेंड करूंगा। फिर उसको अगर नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू होगी तो आगे 1 साल बढ़ाऊंगा। बढ़ा जब तक नेशनल इमरजेंसी तब तक बढ़ा सकता हूं, उसमें कोई वो नहीं है कि आपको रोकनी पड़ेगी। आप कितने ही टाइम तक बढ़ा सकते हो जब तक आपकी नेशनल इमरजेंसी है, लेकिन एट अ टाइम कितने साल के लिए, सॉरी 1 ईयर तक ही आप बढ़ाओगे। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, अगर नेशनल इमरजेंसी एग्जिस्ट हो गई, खत्म हो गई, सीजेस टू एग्जिस्ट, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 6 महीने के अंदर अंदर आपको लोकसभा डिसॉल्व करनी पड़ेगी। 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा आपको डिसॉल्व करनी पड़ेगी। तो क्या मतलब हुआ कि अगर नेशनल इमरजेंसी है तो आप लोकसभा की टर्म इंक्रीज कर सकते हो, 5 साल से ऊपर इसको कर सकते हो, कितने भी समय तक के लिए, बस 1-1 साल के टुकड़े में। आपको 1 साल करनी पड़ेगी, फिर 1 साल करनी पड़ेगी। ये तो पहली पॉइंट हो गई। दूसरा ये बोला है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होएगी, आपको 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा डिसॉल्व करनी पड़ेगी। तो लिमिट दे दी। अब इससे हुआ क्या कि अगर मेरी नेशनल इमरजेंसी में मैंने सपोज करो 2021 अभी चल रहा है, नेशनल इमरजेंसी चल रही है, आज की तारीख है 26 अक्टूबर, और मैंने आज ही इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया 1 साल के लिए। डिसॉल्व होने वाली थी तो मैंने इसको 26 अक्टूबर 2022 तक इसको बढ़ा दिया। 26 अक्टूबर 2022 तक हमने क्या करा, लोकसभा के टर्म को बढ़ा दिया। लेकिन 31 दिसंबर अभी जो आएगा, हैप्पी न्यू ईयर, 2021 में क्या हुआ, नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई। नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाती है सपोज, तो अब एक्सटेंडेड पीरियड तो क्या है, 26 अक्टूबर 2022 तक। ये हमने एक्सटेंड कर चुके हैं 1 साल के लिए, 2022 तक, 26 अक्टूबर तक हम एक्सटेंड कर चुके हैं। लेकिन ये क्लॉज क्या डाला हुआ गया है कि नेशनल इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद के अंदर लोकसभा आपको खत्म करनी पड़ेगी। तो अगर 31 दिसंबर 2021 आने वाली को अगर नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाती है, तो फिर हमें कुछ भी करके 30 जून 2022 तक नेशनल इमरजेंसी लोकसभा के टेन्योर को खत्म करना पड़ेगा। क्लियर है बात?
लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ेगा। कब तक? 30 जून 2022 तक, यानी कि 6 महीने का पीरियड और आपको मिलेगा। क्लियर है बात? लेकिन एक्सटेंडेड कब तक है? 26 अक्टूबर 2022 तक। तो ये नहीं चलेगी, तो ये नहीं मानिए, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई। नेशनल इमरजेंसी के केस में आप 1 साल बढ़ा सकते हो, पर नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई तो किस बेसिस पे चलाओगे आप इसको 26 अक्टूबर तक? तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 30 जून तक आपको इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? लोकसभा भी क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट पे। मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट क्या? किस किस को आप मेंबर बना सकते हो पार्लियामेंट का, कौन कौन आप मेंबरशिप हो सकती है किसके पास पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट का लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर किस तरीके से बन सकता है। तो कुछ कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशन, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ओफो, क्या कह दिया? मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सीधी सी बात है भैया, लोकसभा राज्यसभा, आपको इस देश में अगर किसी को पार्लियामेंट का पार्ट बनना है तो इस देश का पार्ट तो आप पहले होना ही चाहिए, नागरिक होना ही चाहिए, तभी आपको ये अथॉरिटी मिलेगी। क्लियर है? फिर दूसरा, इनको ओथ लेनी पड़ेगी। ओथ किसके सामने लेनी पड़ेगी? पर्सन ऑथोराइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन। तो क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा मेंबर बनने के लिए आपको ओथ लेनी पड़ेगी इन फ्रंट ऑफ द पर्सन अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने जिस आदमी को लगाया है उसके सामने आपको ओथ लेनी पड़ेगी, वही क्यूट लिटिल ओथ, टू बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये 2 लाइनें आपको पढ़नी पड़ेगी उनके सामने। किनके सामने? पर्सन अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमीशन। ये छोटा क्वेश्चन दिमाग में रखना, किसके सामने? पर्सन अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमीशन। एज लिमिट क्या है? राज्यसभा के लिए आप 30 साल होने चाहिए और लोकसभा के लिए आप 25 साल। मतलब 25 साल के अगर आप हो गए तो आप लोकसभा का मेंबर बन सकते हो, और आप 30 साल के हो गए तो आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हो। तो अगर कोई 28 साल का है तो लोकसभा का तो बन सकता है, लेकिन राज्यसभा का नहीं बन सकता। क्लियर है बात? ये हुई। फिर इसके बाद और क्वालिफिकेशंस है, अदर क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय दी पार्लियामेंट। ये तो जनरल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे दी गई कि भाई ये तो आपको चाहिए। इसके अलावा पार्लियामेंट ने और कुछ कंडीशंस रख दी। तो पार्लियामेंट ने जो भी कुछ करा है वो किसके थ्रू कराया है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। यही एक्ट था जिससे हमने राज्यसभा का टेन्योर डिस्कस किया था, और यही एक्ट के थ्रू हमने अदर क्वालिफिकेशंस रखी, और यही एक्ट के थ्रू हम डिसक्वालिफिकेशंस को भी पढ़ेंगे। क्लियर है? सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ 1951 क्या बोलता है? ही शुड बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर अ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो अगर आपको लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन लड़ने हैं तो सबसे पहले आप इलेक्टर होने चाहिए एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के। इलेक्टर हो गए तभी आप खुद इलेक्शन लड़ सकते हो। ये सबसे पहली कंडीशन है, कहीं ना कहीं से आप कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप इलेक्टर होने चाहिए। अच्छा, राज्यसभा में एक स्पेशल क्लॉज हुआ करता था कि जिस स्टेट से आप लड़ रहे हो इलेक्शन, उस स्टेट के इलेक्टर होने चाहिए आप। क्या होने चाहिए? उस स्टेट के इलेक्टर होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए आपका उस स्टेट का। ये क्लॉज हुआ करता था राज्यसभा में। क्लियर है? लोकसभा में आप पूरे देश में से कहीं से भी हो, आपका काम हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा के लिए क्या था? स्पेसिफिक उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी या उस स्टेट से आप इलेक्टर होने चाहिए। क्लियर है बात? लेकिन इसको 2003 में हटा दिया गया। 2003 में इस पॉइंट को हटा दिया गया, और इसको सुप्रीम कोर्ट का वैलिडेशन भी मिल गया 2006 में कि ये बिल्कुल वाजिब पॉइंट है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उस स्टेट का इलेक्टर होना चाहिए, आप कहीं के भी हो आप इलेक्शन लड़ सकते हो। क्लियर है बात? कंटेस्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं SC/ST टू कॉन्टेस्ट फॉर रिजर्व सीट बट कैन फाइट फॉर जनरल इलेक्शन। ये अभी हम पढ़ ही चुके हैं। जनरल सीट पे भी SC/ST के जो लोग होंगे, SC/ST कैटेगरी के जो लोग होंगे, वो SC/ST की सीट पे तो लड़ ही सकते हैं, वो उनके लिए ही रिजर्व्ड है, उनके अलावा कोई और नहीं लड़ सकता। लेकिन जनरल सीट पे भी क्या हो सकता है? SC/ST के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकते हैं, जो कि वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। SC/ST की सीट पे जनरल नहीं लड़ सकता, लेकिन जनरल की सीट पे SC/ST जरूर लड़ सकता है। तो ये थे कुछ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट के क्वालिफिकेशंस। अब आते हैं हम डिसक्वालिफिकेशंस पे। या चलो इसको यहीं रोक देते हैं हम, आगे वाली क्लास में हम डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ेंगे और आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ा छोटा सा ही लेक्चर।